आर्या अपना ओवरकोट बाजू पर डाले बाहर की तरफ तेजी से निकली। हॉस्पिटल में उसकी नाइट शिफ्ट थी और उसकी आंखें नींद से लाल हो रही थी। वह टैक्सी स्टैंड की ओर पैदल जा रही थी कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। चौंक कर उसने देखा तो गाड़ी में मौजूद शख्स आदित्य कुमार उसे मुस्कुराकर देख रहा था। वह भी हल्का सा मुस्कुराई। हाय स्वीटहार्ट, रुक जाती, मैं आ ही रहा था। आदित्य कान पकड़ते हुए बोला, आपको पता भी है कि मुझे इंतजार पसंद नहीं, फिर भी लेट पहुँचे तो मुझे निकलना ही था ना। आर्या गाड़ी में बैठते हुए बोली। सॉरी, वह कान पकड़कर बोला। क्यों खपा लेती हो खुद को इतना? आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा। दर्द दिल का छुपाने के लिए साहब हम खुद को काम में लगाए रखते हैं। उसकी आवाज हल्की पड़ गई और उसकी आंखों के कोने भीग गए। आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, न्यूरोलॉजिस्ट होकर तुम दिल के दर्द पर यकीन रखती हो? न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिल नहीं होते क्या? आर्या ने पलटकर कहा। हाँ, बिल्कुल नहीं होते। देखो ना, मेरे पास कहाँ है। वह हल्का सा मुस्कुराया। दिल क्या चीज है ये तब जानोगे जिस दिन किसी से सच में दिल लगा लोगे। फिर मोहब्बत क्या होती है ये भी समझ जाओगे। फुर्सत नहीं, आदित्य बोला, और मैं जानती हूँ जिस दिन चाहोगे किसी को उस दिन तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी। आर्या ने धीमे से कहा। ओ मिस सायरा, बस करो, तुम्हें डॉक्टर नहीं सायरा होना चाहिए था। वह हाथ जोड़ते हुए बोला। आर्या मुस्कुराई। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी बड़े काम के थे। वह उसे घूरने लगा। तुम किस मिट्टी की बनी हो? गाड़ी को कुमार विला के सामने रोककर उसने पूछा। डॉक्टर आदित्य साहब अंदर नहीं आओगे? संध्या जी से मिलने उन्हें अच्छा लगेगा? आर्या ने पूछा। आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, फिर कभी आऊंगा। रोज की तरह वही डायलॉग। आज कम से कम ये तो बता दो, तुम श्रेया से दूरी क्यों बना रहे हो? बचपन की मंगेतर है तुम्हारी। वह चुप रहा, सड़क की तरफ देखते हुए, जैसे उसके पास जवाब ही ना हो। जहाँ तक मुझे याद है तुमने ही कहा था कि तुम श्रेया से प्यार करते हो और उसे बताना भी चाहते हो, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद। अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, इंटर्नशिप भी हो गई, जॉब भी शुरू कर दी तुमने, फिर अब चुप क्यों हो? आर्या ने तेज लहजे में पूछा। मैं अब उसकी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। पता है ना आपको कितनी नालायक है वो? अगर मैंने उसे प्यार का इजहार कर दिया ना तो वो सारी पढ़ाई भूलकर मेरे डायलॉगों में खोई रहेगी। आदित्य ने बड़ी मासूमियत से कहा। उफ, अजीब तर्क है। आर्या झुलझुलाकर बोली और अपना बैग उठाकर अंदर की ओर बढ़ गई। शुक्र है तुम्हें घर आना याद आ गया, बड़ी माँ ने तीखे लहजे में कहा। मैं कहीं आवारा घूमने नहीं गई थी बड़ी माँ, आर्या ने सपाट आवाज में जवाब दिया। हाँ, तुम तो अपनी नौकरी पर गई थी, लेकिन ये जो मुसीबत हमारे गले पड़ी है ना, उसकी नर्स फिर से छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे बार बार गंदा करने की आदत पड़ गई है। अब भी पिछले 2 घंटे से वही हालत में लेटी है और पूरा घर बदबूदार कर दिया था, तो मैंने भी व्हील चेयर पर बिठाकर उसे वॉशरूम में बंद कर दिया है, बड़ी माँ ने नफरत से कहा। आर्या बिना एक शब्द बोले तेजी से संध्या जी के कमरे की तरफ गई। वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही वह अंदर दौड़ी। संध्या जी ने जैसे ही आर्या को देखा, उनकी सांस अटक गई। संध्या जी 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गई थी। करवट लेना भी मुश्किल था। दिन में आर्या उनका ख्याल रखती और रात में पायल। आई एम सॉरी माँ। आर्या तेजी से उनके पास गई और उनका माथा चूम लिया। फिर बाहर निकलकर उसने मेड को बुलाया और दोनों ने मिलकर संध्या जी को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और बाहर ले आई। तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? संध्या जी ने नम लहजे में कहा। माँ को छोड़कर कौन जाता है? आर्या ने हल्के से कहा। जिसकी सगी माँ है वो भी तो छोड़कर चला गया था 5 साल पहले। संध्या जी भरे मन से बोली। आर्या ने उनकी बात अनसुनी करते हुए पूछा। माँ, दोपहर में खिचड़ी बनाऊं या दलिया? संध्या जी ने तड़प कर कहा। पिछले 3 महीने से मैं तो बस बोझ बनकर रह गई हूँ। वह सर झुकाकर बोली।
माँ बाप बोझ नहीं होते, जिम्मेदारी होते हैं। आर्या उनके बालों में कंघी करती हुई बोली, सास को माँ और जिम्मेदारी समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुमन का भी तो वही रिश्ता है मेरे साथ जो तुम्हारा है, मगर वह तो मुझसे नफरत करती है। संध्या जी टूटे हुए लहजे में बोली, अच्छा माँ छोड़िए सबको, आप मुझे बताइए कि आप दलिया खाएंगी या खिचड़ी। आर्या ने पूछा, बच्चे मैं ये सब खा खा कर ऊब गई हूँ, तू नहीं ऊबी क्या? मेरे साथ तुम भी तो यही खाती हो, तुम सबके साथ अच्छा खाना खाया करो। संध्या जी ने कहा, बाकी सब जो खाएं सो खाएं, मगर मेरी माँ को भी तो कंपनी देने वाला कोई चाहिए ना, तो वो मैं देती हूँ। और आपको पता है इन 3 महीनों में मैंने 5 किलो वजन कम किया है और खुद को बहुत फिट महसूस कर रही हूँ। आर्या मुस्कुराकर बोली, जीती रहे, और आज मुझे सूप बनाकर देना। संध्या जी ने कहा, ओके आप लेटिए यहाँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आर्या ने कहा और बाहर चली गई। फिर उसने सूप बनाया, खुद भी पिया और संध्या जी को भी पिलाया और बर्तन समेटने लगी। अगले दिन रविवार था तो वह पूरे दिन काम में बिजी रही। जैसे ही वह अपने कमरे में आई, उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, उसने कॉल उठाई। आदित्य स्पीकिंग। हाय आदित्य, कैसे हो? आर्या ने पूछा। मैं ठीक हूँ, बस रात को एक कॉन्सर्ट में जा रहा था तो सोचा डॉक्टर साहिबा से भी पूछ लूं। कौन सा कॉन्सर्ट? कुमार साहब गा रहे हैं। ओह वाह, चलो ठीक है, आप मुझे रात को पिक कर लेना, मैं तैयार रहूंगी। आर्या ने हंसते हुए कहा। कॉल खत्म करके वह रात के खाने का मेन्यू देखने लगी। कुमार विला जितना बड़ा था उतने ही कम नौकर थे और राजेश कुमार खुद घर की बहुओं के हाथ का खाना पसंद करते थे। पहले संध्या जी और फिर कुणाल की पत्नी सुमन खाना बनाती थी और अब पूरे घर पर बड़ी माँ का राज था। सब उसी की मर्जी से चलता था, तो इसलिए अब सारे खाने बनाने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर डाल दी गई थी। और बड़ी माँ को उससे तो जैसे जन्म जन्म की दुश्मनी थी। इतनी नफरत की वजह वह खुद समझ सकती थी। आखिर बड़ी माँ की गुजर चुकी बेटी की जगह वह डॉक्टर अमर की जिंदगी में आई थी। आदित्य उसे घर से लेकर निकला और जब वे कॉन्सर्ट पहुंचे तो उसके दोनों भाई राज और विनीत भी वहां मौजूद थे। उसे अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार था, लेकिन विनीत से कुछ अलग ही लगाव था। विनीत डॉक्टर था और वह अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। क्या बात है भैया, क्या सरप्राइज दे दिया? वह हंसते हुए उनके पास बैठी। भाभियां कैसी हैं? उसने उत्साह से पूछा। अपनी भाभियों से भी उसे बहुत अपनापन था। इसके पीछे वजह उसकी खुद की प्यारी और नरम दिल वाली फितरत थी। जो भी उससे मिलता था उसे पसंद करने लगता था। मगर अफसोस, जिसे उसने सच में दिल से चाहा था, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वह उसे शादी के ठीक दिन छोड़ गया था। क्यों गया था, किस वजह से, आज तक वह नहीं जान पाई। वह उससे नफरत करने लगा था, लेकिन क्यों, उसने कभी बताया ही नहीं। और वह शायद इसी वजह से अब तक उसी घर में बंधी हुई थी, इस इंतजार में कि कभी जवाब मिल जाएगा। मगर जिसे जवाब देना था वह 5 साल से न जाने कहाँ गुम था। उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। आदित्य कॉन्सर्ट बीच में छोड़कर एक जरूरी केस अटेंड करने चला गया और वह ऑडिटोरियम में बैठी कुमार साहब की गजल सुन रही थी। बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना, हर लफ्ज पर जैसे उसके दिल की धड़कन थम रही थी, आंखें भर रही थी। दिल में जो कसक उठ रही थी उसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता था। तभी विनीत ने चुपके से उसके सर पर हाथ रखा तो वह आंसू पोंछकर धीमे से मुस्कुरा दी। शो खत्म होने के बाद कहीं बाहर चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं। बहुत अरसा हो गया बहन भाइयों को एक साथ बैठकर वक्त एंजॉय करते हुए। विनीत ने कहा तो उसने सर हिलाकर हाँ की और दोबारा गजल की तरफ ध्यान दे दिया। शो खत्म हो चुका था, लोग जा चुके थे, मगर वह अभी भी गुमसुम बैठी उन अल्फाज में खोई हुई थी। जब होश आया तो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ चली। किधर रह गई थी तुम? राज और विनीत ने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं राज भैया, विनीत भैया, कॉन्सर्ट में जो गजल सुनी ना, उसने ऐसे दिल को छू लिया कि कदम उठ ही नहीं रहे थे। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, मगर उसकी आंखों की उदासी छिप नहीं सकी। विनीत ने उसका हाथ पकड़कर पास बैठाया। मत मुस्कुराया कर आर्या,
तुम्हारी ये मुस्कुराहट हमारे दिल को चीर देती है, विनीत ने दर्द से कहा। मेरी मुस्कुराहट से किसी को खुशी मिलती है, इसीलिए मैं मुस्कुराती रहती हूँ, वह शांत लहजे में बोली। दोनों भाई उसे गर्व से देखते रह गए। वो उनकी लाडली थी, कभी हंसने बतियाने वाली चंचल लड़की, मगर अब उसके चेहरे पर हमेशा उदासी और आंखों में नमी रहती थी। चाय नाश्ता करने के बाद वे उसे कुमार विला छोड़ गए। 2 दिन गुजर चुके थे, फिर एक दिन विनीत का फोन आया। तुम्हारे सब्जेक्ट से जुड़ी एक मरीज है, उसका चेकअप करना है, क्या कहती हो, चलना चाहोगी? हाँ, जाना चाहती हूँ, लेकिन माँ का क्या, उनका ध्यान कौन रखेगा? वह परेशान हो गई। अरे बेटी, मेरी फिक्र मत कर, तुम जाओ, मैं मेड को कहकर वॉशरूम तक चली जाऊंगी। अब पहले जितनी दिक्कत नहीं होती। संध्या जी की आवाज सुनकर वह फौरन उधर मुड़ी। भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, उसने कहा और कॉल काटकर संध्या जी के पास पहुँच गई। मुझे वहाँ 1-2 दिन लग सकते हैं, मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती माँ, वह गंभीरता से बोली। ओहो, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कविता को बुला लूंगी। तुम मेरी दोस्त को जानती हो ना, वो यहीं शहर आई हुई है गांव से, वो आ जाएगी मेरे पास। तुम जाओ, यह तुम्हारे करियर का सवाल है मेरी बच्ची, संध्या जी ने प्यार भरे लहजे में कहा। फिर उनके स्नेह पर वह मुस्कुरा दी। फिर उनका हाथ सहलाते हुए उसने विनीत को लेने का कहने के साथ साथ आदित्य को घर का चक्कर लगाने की भी हिदायत दे दी थी। अगले दिन जब वह गांव के लिए निकलने लगी तो वह आदित्य के पास आई, जो गाड़ी के साथ टेक लगाए उसी को देख रहा था। माँ के पास बार बार जाना और उन्हें फोन करके सब पूछना। देखो प्लीज, उनका बहुत ख्याल रखना, मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी तरह की परेशानी हो। जाते जाते भी उसने आदित्य को समझाना नहीं छोड़ा। ओके मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सासू माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, किसी तरह की टेंशन मत लीजिए, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। तो वह भी मुस्कुराती हुई गाड़ी की ओर बढ़ गई। करीब 2 घंटे में वह गांव पहुंच चुके थे और वहां के सरपंच वीर प्रताप के साथ वे लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पिछले 2 साल से कोमा में थी। मैंने लंदन से एक डॉक्टर भी बुलवाया है, वो भी चेकअप कर लेगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ऑपरेशन करवाना है या नहीं। मुझे अपनी पत्नी बिल्कुल सलामत चाहिए। पिछले 2 साल से अपनी पत्नी को इस हालत में देखते हुए वो शख्स लगातार बोलता जा रहा था। जब मैं किसी आदमी की अपनी पत्नी के लिए इतनी मोहब्बत देखती हूँ ना, तो बहुत इज्जत आती है। बहुत खुशकिस्मत है आपकी पत्नी, उसने धीमे से कहा। वो खोए खोए लहजे में बोली तो विनीत होंठ भींचकर उसे देखता रह गया। शाम तक डॉक्टर पहुंच चुका था और इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद था। तो वीर प्रताप ने फोन करके उसे यहीं रुकने को कहा। वह डॉक्टर का इंतजार वहीं खड़ी कर रही थी कि उसके मोबाइल पर रिंग आने लगी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ संध्या जी थी। कैसी हैं आप? आपने नाश्ता किया? दवाई ठीक से ले रही हैं? रात को दवाई खाई थी क्या? और अभी नाश्ते में क्या खाया? वह एक ही सांस में ढेर सारे सवाल कर चुकी थी। अरे अरे बच्ची, सांस ले ले, एक साथ इतने सारे सवाल करेगी तो मैं जवाब कैसे दूंगी? संध्या जी ने टोका तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। सॉरी माँ। अच्छा, अब तू बता कि तू ठीक है ना, अपना ख्याल रख रही है ना, बाहर आकर कुछ अच्छा लगा कि नहीं? और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना। वो लोग कितने बड़े और अमीर घराने के हैं, तू उनके बीच इतने सिंपल कपड़ों में कैसी लगेगी? संध्या जी ने चिंता भरे लहजे में कहा। माँ, मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ, किसी फैशन शो में नहीं। और आपको पता है, मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब, उसने झट से कहा। विनीत भैया बुला रहे हैं, हमेशा की तरह फिर टॉपिक बदल दिया तूने। संध्या जी के लहजे में हल्की मायूसी उतर आई। माँ प्लीज दुखी मत हुआ करो, आप जानती हैं मेरा मन नहीं करता ये सब करने का, तो प्लीज मुझे फोर्स मत किया करो, मुझे यह सब सच में बहुत तकलीफ देता है, उसने धीमे से कहा। किसके लिए सजो सबरू माँ? जो इंसान जिंदगी की ठोकरों में गिर जाता है वो सोने का भी बन जाए तो ठोकरों में ही रहता है। माँ, मेरे जैसी ठुकराई हुई लड़की का नसीब ऐसे ही बदनसीब बना रहता है। मेरे सजने संवरने से मेरा भाग्य थोड़े ही बदल जाएगा। मैं सोचा करती थी माँ कि मेरा पति सिर्फ मेरा होगा, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा, मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश की इज्जत करेगा, मेरे मुंह से बात निकले उससे पहले पूरी कर देगा।
मगर मेरी किस्मत देखिए, जो चाहा वो कभी मिला ही नहीं। बोलते बोलते उसकी आवाज भर आ गई। संध्या जी घबरा गई। सॉरी बच्ची, मैंने तुझे दुखी कर दिया। इट्स ओके माँ, मैं आपसे रात में बात करूंगी। अभी मुझे अपनी मरीज को देखना है, आर्या ने कहा तो संध्या जी ने ठीक है, ध्यान रखना कहकर फोन रख दिया। वह जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ी, सामने से आते हुए शख्स को देखकर जैसे वहीं जम गई। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। वह आदमी किसी से फोन पर बात करता हुआ अंदर जा रहा था। उसका ध्यान मोबाइल पर ही था। आर्या को यूं सन्न कर देने वाला वह शख्स कोई और नहीं, उसका पति लंदन का मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर था। आर्या के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से विनीत का नंबर मिलाया। आर्या बच्चा, कहाँ हो तुम? विनीत की घबराई हुई आवाज आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी मुलाकात अमर से हो चुकी है। भैया, मैं हवेली जा रही हूँ, इतना कहकर आर्या बाहर निकल गई। फिर वह लड़खड़ाते कदमों से गेस्ट रूम की तरफ चली गई। कमरे में आते ही वह अपनी सिसकियों को दबाते हुए बेड के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई। घुटनों में सिर छुपाए वह चुपचाप रो ही रही थी कि तभी उसके सिर पर एक हाथ ठहरा। उसने ऊपर देखा तो विनीत खड़ा था। आर्या गुड़िया, तुम ठीक हो ना? और तुम ऐसे रो कैसे सकती हो? बेवफाओं के लिए रोया नहीं करते। विनीत उसके पास बैठते हुए बोला। आर्या ने सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल थी। कभी खुद पर और कभी हालात पर रोना आया। बात निकली तो हर बात पर रोना आया। हम तो समझते थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज कि फिर वही दर्द लौट आया? किस बात पर रोना आया? किसके लिए जीते हैं हम? किसके लिए? वह टूटे हुए लहजे में बोली। कौन रोता है किसी और की खातिर? ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। उसने गजल जैसे लय में कहा तो विनीत ने गहरी सांस छोड़ी और फिर फर्श पर आलती पालती मार कर बैठ गया। आर्या, तुम्हें इतनी गजलें जुबानी कैसे याद रहती हैं? रात को रटती हो क्या? वह शरारती अंदाज में बोला। आर्या फीकी सी मुस्कुराई तो विनीत ने उसकी नाक दबाकर कहा, बहुत बुरी हंसी है तुम्हारी, मत हंसा करो, डर लगने लगता है, चुड़ैल लगती हो। आर्या ने हल्का सा धक्का दिया। अच्छा बस करो ना, चलो अब उठो, मुंह हाथ धो लो, क्योंकि लंदन के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर के साथ हमें लंच करना है। और उसे साफ साफ दिखा देना कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जब जब हम कमजोर पड़ते हैं ना, सामने वाला खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। जब तक हम खुद को कमजोर दिखाते हैं ना, लोग हमें और ज्यादा दबाते हैं। इसीलिए लोगों को कभी मौका नहीं देना चाहिए। विनीत ने गंभीर आवाज में कहा। प्लीज भैया, मुझसे नहीं होगा। आर्या रुंधे हुए स्वर में बोली। 5 साल तुमने इतना दर्द सहा है, अब अगर वही दर्द चेहरे पर पहनकर घूमोगी तो लोग तुम्हें लूजर समझेंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम मजबूत दिल की लड़की हो। विनीत बोला। भैया, मैं उसके सामने कमजोर पड़ जाती हूँ। क्यों पड़ जाती हूँ पता नहीं। आर्या धीमे से बोली। अगर कभी कमजोर महसूस हो तो बस एक बात याद रखना, वो आदमी तुम्हें बिना देखे, बिना समझे, बिना परवाह किए छोड़कर चला गया था। उसने तुम्हारी फिक्र नहीं की तो तुम उसकी क्यों करो? विनीत की गंभीर आवाज सुनकर आर्या ने धीरे से सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद विनीत और आर्या ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वहां बैठे सब लोगों की नजरें उनकी तरफ उठ गई। विनीत ने गौर से रिपोर्ट्स देखते हुए डॉक्टर अमर को देखा और फिर आर्या की तरफ देखा, जो बेचैनी में अपने हाथ मसल रही थी। तुम खुद को संभाले रखना, यही तुम्हारी जीत है, विनीत ने उसके कान में कहा। आर्या ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर अमर, प्लीज मिलिए मेरी बहन से, मिस आर्या। विनीत ने परिचय करवाया। डॉक्टर अमर ने झटके से सिर उठाया और आर्या को ऐसी नजर से देखा मानो यकीन ही ना हो रहा हो। उसके माथे की नसें तन गई थी, पर उसने जल्दी ही अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए और वीर प्रताप से बात करने लगा। आर्या बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप जाकर सामने पड़े खाली सोफे पर बैठ गई। डॉक्टर आर्या भी यही कह रही थी कि अगर दवाइयों में थोड़ा बदलाव किया जाए तो विनीता के होश में आने के चांस बढ़ सकते हैं, वीर प्रताप ने कहा। डॉक्टर अमर ने चिढ़कर आर्या की तरफ देखा, फिर बोला, मिस्टर प्रताप, मैं एक जाना माना न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे किसी छोटे मोटे डॉक्टर के साथ कंपेयर मत कीजिए। डॉक्टर अमर ने तर्क भरे अंदाज में कहा। मिस्टर अमर,
यह बात मैंने आपकी ही लिखी किताब में पढ़ी है, इसीलिए मैंने वीर प्रताप जी से यह बात की। और देखा जाए तो इसका क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी किताबें पढ़कर ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी के बड़े से बड़े सबक, आर्या ने तंज भरे लेकिन आत्मविश्वासी लहजे में कहा। डॉक्टर अमर हैरानी से उसे ही देखता रह गया। विनीत ने मन ही मन आर्या की हिम्मत की तारीफ की। कुछ पल पहले वह टूट रही थी, पर अब उसी शख्स से आंख मिलाकर इतनी मजबूती से बात कर रही थी जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। ठीक है मिस्टर प्रताप, आपकी दवाइयाँ पहुंच जाएंगी, उसके बाद देखेंगे कि मिस विनीता ठीक होती हैं या नहीं। मेरा काम यहीं तक है, बाकी की जिम्मेदारी मिस्टर आर्या की होगी। डॉक्टर अमर उठते हुए बोला। डॉक्टर अमर प्लीज थोड़ी देर बैठिए, खाना लग रहा है, खाना खाकर ही जाइए। वीर प्रताप भी उठकर बोले। नो मिस्टर प्रताप, मैं हर किसी के यहाँ का खाना नहीं खाता, और वैसे भी यह मेरे खाने का वक्त नहीं है। डॉक्टर अमर ने चुभती हुई निगाहों से आर्या को देखते हुए कहा। वीर प्रताप को डॉक्टर अमर का यह रूखा लहजा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त हुआ। डॉक्टर अमर ने हल्का सा सिर हिलाया और नमस्ते कहकर बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे आर्या भी तेजी से निकली। रुकिए मिस्टर अमर, आर्या की आवाज पर डॉक्टर अमर के कदम ठिठक गए। वह पलटकर शांत लेकिन सख्त नजरों से उसे देखने लगा। मुझे आपसे बात करनी थी और वह बहुत जरूरी है, आर्या ने सपाट स्वर में कहा। मुझे तुमसे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। 3 बजे मेरी लंदन की फ्लाइट है, तुम्हारे साथ बातों में लग गया तो लेट हो जाऊंगा, वह कटु लहजे में बोला और मुड़ने लगा। आर्या ने दबी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मेरी शकल तो आप देखना नहीं चाहते, पर कम से कम उस माँ का चेहरा तो देख लें जिसने आपको जन्म दिया है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर अमर, संध्या जी के बारे में आपको कुछ बताया नहीं गया होगा, और आपने भी उनसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप उनसे नाराज थे। अपनी आत्मा को मत खराब कीजिए, दुनिया तो खराब आप पहले ही कर चुके हैं, मेरी भी और अपनी भी। आपकी माँ की नम आंखें आपकी राह देख रही हैं। पिछले कई महीनों से वह ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाती। वह बोलती चली गई और वह बेयकीनी से उसे देखता रह गया। झूठ बोल रही हो तुम, अगर ऐसा कुछ होता तो बड़ी माँ मुझे जरूर बताती। वो मुंह बनाकर बोला। कल की फ्लाइट से वापस जहाँ से आए हो वहीं चले जाना, मगर तुम्हारी माँ के बारे में मैं झूठ बोल रही हूँ या सच, यह जाकर खुद ही देख लेना, वह सख्त लहजे में बोली और वापस मुड़ गई। डॉक्टर अमर ने चौंक कर तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और एयरपोर्ट की बजाय गाड़ी को कुमार बिला की तरफ मोड़ दिया। वह करीब 2 घंटे तक ड्राइविंग करता हुआ कुमार बिला के सामने पहुंचा। अंदर जाते हुए उसके कदम जैसे भारी हो रहे थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे। उसे आते देख सब सन्नाटे में आ गए। डॉक्टर अमर, मेरी जान, सबसे पहले बड़ी माँ उसकी तरफ बढ़ी। वह सबसे मिलता हुआ सोफे पर बैठ गया और उसकी बेचैन नजरें संध्या जी को ढूंढ रही थी। माँ कहाँ है? उसके सवाल पर सभी एक दूसरे को देखने लगे। वो अपने कमरे में है। डॉक्टर अमर तुरंत कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो संध्या जी को व्हीलचेयर पर बैठे देखकर वो पत्थर सा रह गया। दूसरे ही पल माँ बेटा एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। यह कैसे हुआ माँ? और वह तड़प ही उठा था। कुछ महीने पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, संध्या जी ने बताया। यह लो संध्या, दवा खाकर अब आराम करो, और अमर बेटा आप जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तब तक संध्या को दवा दे देती हूँ और उन्हें आराम करने देती हूँ। सुबह से ऐसे ही बैठी हुई है, बहुत थक चुकी होगी, बड़ी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा। तो डॉक्टर अमर ने शुक्र भरी निगाहों से उन्हें देखा और फिर संध्या जी का माथा चूमकर बाहर निकल गया। वह अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर बैठा ही था कि बड़ी माँ ट्रे में खाना सजाकर अंदर आई। बड़ी माँ, आप इतना परेशान क्यों हुई? मैं खुद ही ले लेता, डॉक्टर अमर ने जल्दी से ट्रे उनके हाथ से लेते हुए कहा। क्या करूं बेटा, सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम्हारी बीवी को तो घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बड़ी माँ की बात पर डॉक्टर अमर के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। छोड़िए बड़ी माँ, हम ऐसे फालतू लोगों के बारे में बात ही क्यों करें? वैसे भी उसका मकसद सिर्फ मेरी दौलत से था। माँ में उसे दिलचस्पी कैसे हो सकती है? अगर आपने
ने उस रात मुझे ना बताया होता कि उस आर्या ने पहले शादी से मना किया था और बाद में सिर्फ लालच में हाँ की, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और जब माँ ने उसे मुंह दिखाई में वे पेपर्स दिए थे, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह बहुत गलत लड़की है। बहुत नफरत करता हूँ उससे, इतनी कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, डॉक्टर अमर ने गुस्से भरे लहजे में कहा। बड़ी माँ मुस्कुराकर बोली, अभी तो तुम मुझे ही कह रहे थे कि बड़ी माँ छोड़िए, ऐसी फालतू लोगों की बात नहीं करते, और अब खुद ही उसी का जिक्र करके परेशान हो रहे हो। बस मेरा बच्चा, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। बड़ी माँ की बात पर उसने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो दरवाजे पर आर्या को अंदर आते देख उसके अंदर जैसे आग भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? डॉक्टर अमर चिल्ला पड़ा। उसके तेवर से सब सहम गए और आर्या की तरफ देखने लगे, लेकिन आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे संध्या जी के कमरे की ओर बढ़ गई। उसकी ये बेपरवाही डॉक्टर अमर को और भी बुरी लगी और वह भी तेज कदमों से उसके पीछे कमरे में पहुंच गया। आर्या संध्या जी के गले लगी हुई थी। तुम थोड़ा सा और आराम कर लेती। किसी का डर खौफ है ही नहीं तुम में, किसी के लिए कोई एहसास नहीं। तुम्हारी अपनी माँ इस हालत में होती तो क्या यूं छोड़कर चली जाती? डॉक्टर अमर ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। आर्या ने झटके से हाथ छुड़ाया और फिर वापस संध्या जी के पैरों में बैठ गई। माँ बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आर्या ने धीरे से कहा। संध्या जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। आप इस लड़की को कुछ भी नहीं कहती माँ, उससे बात करने का यही तरीका है, और किस हक से उस पर चिल्ला रहे हो? संध्या जी ने नाराज होकर कहा। बड़ी माँ ने मुझे सब बताया है कि ये क्या हरकतें कर रही है, किसी का लिहाज नहीं करती, और इसे एहसास होना चाहिए था कि आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, डॉक्टर अमर ने झुलझुलाकर कहा। संध्या जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, पहली बात अमर, वह मुझसे इजाजत लेकर गई थी। वैसे मुझे पूरा अंदाज है कि ये बातें तुम्हें किसने सिखाई होंगी। 2-4 दिन इंतजार करो, सब खुद दिख जाएगा, फिर खुद तय करना कि क्या तुम्हें उससे इस तरह कहना चाहिए था या नहीं। डॉक्टर अमर का चेहरा तमतमा उठा। आप मेरे खिलाफ होकर इस लड़की का साथ दे रही हैं? क्यों? मैं आपका बेटा हूँ और यह पूरा घर, ये सब लोग आपके अपने हैं, सिर्फ इसके अलावा। और बड़ी माँ हमेशा कहती हैं कि अपने तो चाहे जैसे भी हो, उन्हें छांव में रखा जाता है। आर्या की मैं सास हूँ, माँ तो तुम्हारी हूँ। तुम भी तो लंदन चले गए, काफी वक्त से हाल चाल भी नहीं लिया। तुम्हारा क्या फर्ज है? उसका फर्ज बाद में, तुम्हारा पहले है, संध्या जी ने गुस्सा रोकते हुए कहा। अमर, ऐसा करो कि जाकर अपनी बड़ी माँ से और भी अच्छी अच्छी बातें सीख लो, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि तुम्हें कुछ सिखा सकूं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए यह बात कही तो डॉक्टर अमर ने सर झटका, मुड़ा और गुस्से से बाहर निकल गया। संध्या जी ने ठंडी सांस भरी। अब बहुत हुआ भाभी, अब मैं आपकी सच्चाई अपने बेटे के सामने जरूर लाऊंगी। इतने सालों से तुमने मेरे बेटे को ब्लैकमेल किया, अब बस। वह मन ही मन में फैसला करती हुई बुदबुदाई और उनका दिमाग अपने आप 6 साल पहले की बातों में लौट गया। 6 साल पहले संध्या जी ने पहली बार आर्या को उस मेडिकल कॉलेज में देखा था जहाँ डॉक्टर अमर लेक्चर देते थे। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में ही उनकी मुलाकात हुई थी। छोटी सी चंचल नटखट सी आर्या, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। डॉक्टर अमर ने किसी काम से संध्या जी को स्टाफ रूम में भेजा था और वहीं आर्या उनसे टकरा गई। आंटी जी, आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए, सर तो बहुत बिजी इंसान है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके बेटे इतने बिजी रहकर करते क्या हैं, हंसते मुस्कुराते भी नहीं है। एक बात बताइए, जब ये पैदा होने वाले थे तो आपने कुछ खट्टा मीठा ऐसा वैसा खा लिया था क्या? इतने खड़ूस कैसे हो गए हैं ये? आर्या बिना रुके एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर गई कि संध्या जी खुद को रोक ना सकी और हंस पड़ी। देखा, आप भी हंस पड़ी। सर को तो बिल्कुल हंसी नहीं आती। पता है, मैं अगर थोड़ा भी बोलूं तो कहते हैं, मिस आर्या आप बहुत बोल रही हैं, अपने काम पर ध्यान दें। अब कोई पूछे अगर मैं बोलूंगी नहीं तो जुबान का क्या फायदा, इसका अचार डाल दूं क्या? वह हंसते हुए बोली। संध्या जी मुस्कुराई। नाम क्या है तुम्हारा? आर्या, वह चमकते चेहरे से बोली।
और सब लोग मुझे प्यार से आरू कहते हैं। आप भी मुझे आरू ही बोलिए, नो प्रॉब्लम। वह सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गई, उसी नटखट अंदाज में जैसे दुनिया की कोई टेंशन उसे छू भी नहीं सकती। ना जाने वह दुनिया जहाँ की कितनी बातें करती जा रही थी, और उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर संध्या जी तो जैसे उस पर फिदा ही हो गई। कुछ देर बाद आर्या उठकर बाहर जाने लगी थी कि अचानक अंदर आते डॉक्टर अमर से जोर से टकरा गई। गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर अमर ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। मिस, कभी देखकर भी चला करो, पता नहीं आपकी आंखें हैं या बटन, सामने कुछ दिखता ही नहीं। डॉक्टर अमर अपने खड़ूस अंदाज में बोला। अरे कितने बदतमीज हैं आप, एक तो आपकी वजह से मैं गिर रही थी, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हैं। देखा आंटी जी, इसी वजह से मुझे इनकी हरकतों से एलर्जी है। अब कोई इतना भी खड़ूस कैसे हो सकता है कि सॉरी तक ना बोल सके। आर्या ने मुंह बनाकर कहा, रियली मैं आपको सॉरी बोलूं? गलती पूरी तरह आपकी है, आपको देखकर चलना चाहिए। मैं तो बाहर से अंदर आ रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अंदर से बाहर आ रही हैं? डॉक्टर अमर भी उसी अंदाज में बोला। रियली डॉक्टर अमर, यही बात मैं भी कह सकती हूँ। मैं अंदर से बाहर आ रही थी, मुझे कैसे पता हो कि आप बाहर से अंदर आएंगे? आर्या भी तुनक कर बोली। दोनों की नोकझोंक देखकर संध्या जी मन ही मन खूब मुस्कुरा रही थी। आखिर आर्या पैर पटकते हुए गुस्से में बाहर निकल गई। ओ नो, अजीब सी लड़की है, डॉक्टर अमर बड़बड़ाया, जबकि संध्या जी ने मुस्कान दबाकर सिर हिला दिया। वो बढ़ता हुआ संध्या जी की तरफ बढ़ा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। मैंने तुम्हें आज तक इस तरह किसी से उलझते नहीं देखा। ओह नो, आप क्या क्या सोच लेते हैं? संध्या जी ने शरारती आंखों से उसे देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचिएगा भी मत। वह अभी बहुत छोटी है मुझसे, अब वह 20 साल की हुई है और 3 महीने हुए इस कॉलेज में आई है। उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितनी यह होशियार है उतनी ही उसकी बातों की तीव्रता। माफ कर दो, एक तो बहुत छोटी उम्र है, दूसरा बहुत बोलती है, इसीलिए ऐसा सोचिएगा भी मत। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं वैसे भी शादी नहीं करने वाला जिंदगी भर। वह आखिर में संजीता होकर बोला। संध्या जी ने उसे कटाक्ष भरे अंदाज में देखा। डॉक्टर अमर, रिया को मरे हुए 5 साल बीत चुके हैं। आप 22 साल के थे जब उसकी मौत हुई और अब आप 27 के हो गए हैं। कब तक यह सब चलेगा? जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। वैसे भी तुम्हें रिया से प्यार था क्या? सिर्फ तुम अपनी बड़ी माँ की इच्छा को पूरा कर रहे थे। क्या मैं नहीं जानती कि तुम सिर्फ रिया के साथ यह रिश्ता उसकी दीवानगी की वजह से निभा रहे थे? मोहब्बत उसकी तरफ से थी। तुम तो कभी शादी करना नहीं चाहते थे, मगर तुमने शादी के लिए हाँ कही। लेकिन फिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गई, मगर मुझे क्या पता था कि वह जाकर भी नहीं जाएगी। संध्या जी के लहजे में बेअदबी और नफरत थी, और इसकी वजह रिया की हद से भरी हुई नफरती जुनून था जिसे वो मोहब्बत कहती थी। उसने डॉक्टर अमर को खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर शादी की, और वैसे भी डॉक्टर अमर अपनी बड़ी माँ की बात कभी नहीं टालते थे। वह अपनी माँ से ज्यादा अपनी बड़ी माँ के करीब थे। फिर एक दिन रिया ने डॉक्टर अमर को हॉस्पिटल छोड़कर अपनी सालगिरह पर आने को कहा, मगर डॉक्टर अमर उस वक्त एक बहुत अहम केस हैंडल कर रहे थे, और जब वो नहीं पहुंचा तो रिया गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकल गई। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ और रिया सबको छोड़कर चली गई। बड़ी माँ ने जब रिया के बाद डॉक्टर अमर से यह कहा कि वह जिंदगी भर रिया के नाम पर जिएगा, तो इस बात पर संध्या जी ने काफी हंगामा किया, मगर डॉक्टर अमर ने इतने ठहराव और आदर से कह दिया कि वह बड़ी माँ के जज्बात की कदर करते हुए कभी शादी नहीं करेगा। और फिर जैसे वह जीना ही भूल गया। रिया बड़ी माँ की रिश्तेदार थी, और बड़ी माँ और वो दोनों चालाक थीं। अमर को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। रिया के जाने के बाद संध्या जी का वह हंसमुख सा बेटा पिछले 5 सालों से कभी ठीक से मुस्कुराया ही नहीं था। कहीं ना कहीं वह रिया को खुश न रख पाने का जिम्मेदार खुद को समझता था, जबकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। उसे क्या पता था कि इतनी छोटी सी बात पर रिया घर छोड़ देगी। रिया तो शुरू से ही जुनूनी थी और वह सब अपने हिसाब से चाहती थी, लेकिन डॉक्टर अमर जैसे सब कुछ भूल चुका था। उसे लगा था कि रिया अब कुछ बेहतर हो गई है, मगर वक्त ने उसे दिखा दिया कि वह गलत था,
और इसी गिल्ट की वजह से वह वर्षों से भीतर ही भीतर घुट रहा था। संध्या जी उसे इस घुटन से निकालना चाहती थी। वो उस फंक्शन में आने के बाद भी डॉक्टर अमर को बार बार समझाती रही कि वह आर्या में दिलचस्पी ले, मगर डॉक्टर अमर, जो कभी दोबारा शादी जैसी बात सोचना ही नहीं चाहता था, वह भी धीरे धीरे आर्या के बारे में सोचने लगा और यहाँ तक कि उसने खुद अपना रिश्ता भेजने का फैसला कर लिया। संध्या जी ने एक पल भी नहीं लगाया और अगले ही दिन आर्या के घर पहुंच गईं। आर्या एक खुशहाल परिवार से थी। उसके पिताजी की शहर में बड़ी गारमेंट की दुकान थी और उनकी मृत्यु के बाद उसके भाई राज दुकान को संभाल रहे थे। दोनों भाइयों की एकलौती बहन होने के साथ साथ वह घर की लाडली थी और भाभीियों की जान भी। एक भाई बिपिन डॉक्टर था। जब संध्या जी ने रिश्ते की बात की तो वे लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बोले, देखिए, हमारी बहन अभी बहुत छोटी है और जब तक वह मेडिकल की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती, हम लोग उसका रिश्ता तय नहीं कर सकते। विनीत ने गंभीर आवाज में कहा और फिर आर्या को बुलाकर इस रिश्ते के बारे में बताया तो वह आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी। आई एम सॉरी आंटी, वो मेरे सीनियर हैं। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। संध्या जी बहुत मायूस होकर वापस लौटी, मगर वे ठान चुकी थी कि अगला कदम वह खुद उठाएंगी। उन्होंने सोच लिया था कि अगले दिन वह अकेले में आर्या से मिलकर यह बात मनवाकर ही दम लेंगी। उधर डॉक्टर अमर भी इस इनकार से बहुत टूट गया था और संध्या जी अपने बेटे को किसी भी तरह खुश देखना चाहती थी। अगले दिन संध्या जी आर्या से एक रेस्टोरेंट में मिली और उसे पूरी सच्चाई बताई। कैसे डॉक्टर अमर ने अपनी जिंदगी 5 साल से जैसे रोक दी थी। कैसे रिया के बाद वह बिल्कुल बदल गया था। इतनी नरम दिल लड़की आर्या यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। आंटी जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह अब भी उलझी हुई थी। प्लीज बेटा, संध्या जी ने उसके हाथ पकड़कर कहा। बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने अपने लिए कोई इच्छा जताई है। मैं उसकी खुशी पूरी करना चाहती हूँ और मेरा कहना है कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, डॉक्टर बनोगी और अमर तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम 5 साल तक बच्चे भी नहीं चाहोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी बहू बनकर उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लौटा देना। संध्या जी हाथ जोड़ने लगी तो आर्या घबरा गई। तुरंत उनके हाथ थामकर सिर हिलाकर हामी भर दी। बाद में उसने अपने भाइयों को भी किसी तरह मना लिया। फिर जल्दी ही सगाई और शादी की तारीख तय हो गई। जैसे कहते हैं, चट मंगनी पट ब्याह। मगर शादी के दिन ही डॉक्टर अमर घर छोड़कर चला गया। तब सबको पता चला कि उनके बेटे को कुछ पता चल गया था और उसी आघात में वह अपनी ही शादी के दिन घर से निकल गया था। बड़ी माँ ने उससे झूठ बोला था कि आर्या ने शादी के लिए पहले इनकार करने के बाद हाँ कहा, इसलिए कि क्योंकि संध्या जी ने उसे इस विला को गिफ्ट में देने का लालच दिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यह तो संध्या जी ने अपनी खुशी से आर्या के नाम किया था, क्योंकि वे चाहती थी कि इस घर में आर्या की भी इज्जत और हैसियत बने। मगर अफसोस, बड़ी माँ ने इसी बात का फायदा उठाकर दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। डॉक्टर अमर को यह पता ही नहीं था कि शादी के अगले ही दिन आर्या ने खुद विला के सारे कागज वापस संध्या जी को दे दिए थे। अगर यह घर उसके नाम ना होता तो शायद बड़ी माँ उसे बहुत पहले ही इस घर से निकाल देती, क्योंकि झूठ, चालाकी और लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने में बड़ी माँ का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने अपनी चालों से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वह अतीत से वर्तमान में लौटी और कमरे में जाकर बोली, अमर, जरा मेरे कमरे में आना। जी माँ, कोई काम था? डॉक्टर अमर ने चिंता से पूछा। बेटा, मैं वॉशरूम जाने वाली थी, इससे पहले ही मुझे चक्कर आ गया। प्लीज किसी को बुला दो, मुझे साफ करा दो, संध्या जी ने धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर अमर ने तुरंत सिर हिलाया और बाहर निकलकर बोला, श्रेया, जरा माँ को साफ कर दो। उन्होंने सफाई के लिए बीच में बाल्टी वगैरह रख दी थी। श्रेया को बुलाया तो उसने सिर पकड़ लिया। अरे भैया, मैं कैसे साफ कर दूं, मुझे तो उल्टी हो जाती है। उसने साफ इनकार कर दिया। फिर डॉक्टर अमर ने अपनी भाभी से कहा, वह बड़ी माँ के बड़े बेटे कुणाल की पत्नी थी।
तो उसने भी सीधा मना कर दिया और ऊपर से यह भी कह दिया कि ये मेरे काम में नहीं आता। बड़ी माँ ने अपने मीठे और बनावटी लहजे में कहा कि वह किसी नौकरानी को बुलाकर खुद पास खड़े होकर संध्या जी को साफ करवा देंगी। डॉक्टर अमर कुछ निश्चिंत सा होकर बाहर निकल गया क्योंकि उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। उसकी आज की फ्लाइट थी। हालांकि वह कुछ दिनों में वापस आने का इरादा रखता था। वह बाहर गया ही था कि अचानक उसे याद आया चाबियां तो संध्या जी के कमरे में ही रह गई थी। वह तुरंत पलटकर वापस आया, लेकिन कमरे के पास पहुंचते ही उसे बड़ी माँ की तेज चीखने और झल्लाने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हरकतें मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जानबूझकर ये सब किया ना ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। मगर देख लो, तुम्हारा बेटा चला गया। आज उसकी फ्लाइट थी और वह अब नहीं आएगा। तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। बहू भी है यहाँ, लेकिन वह भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। बड़ी माँ संध्या जी के हाथ पकड़कर बुरी तरह झकझोर रही थी। संध्या जी डर से आंखें चौड़ी किए उन्हें देख रही थी। तभी डॉक्टर अमर अंदर दाखिल हुआ। बड़ी माँ, वह जोर से चिल्लाया। बड़ी माँ जैसे उसके सर से कांप गई हो। वह हड़बड़ाकर पीछे हट गई। वो बेटा, तुम्हारी माँ के बाल बिगड़ गए थे। बड़ी माँ गड़बड़ाते हुए बोली। पर डॉक्टर अमर जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया, सब सुन चुका हूँ मैं। उसकी आंखें नम थी जब उसने संध्या जी की तरफ देखा जो हल्के हल्के कांप रही थी। तभी आर्या अंदर आई। क्या हुआ माँ, आप कांप क्यों रही हैं? वह फौरन संध्या जी के पास बैठ गई। कुछ नहीं बेटा, मैंने सफाई के लिए चीजें बीच में रख दी थी तो घबरा गई। संध्या जी धीमी आवाज में बोली। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ, आर्या बोली और उन्हें सहारा देकर वॉशरूम ले गई। कुछ देर बाद वह संध्या जी को साफ सुथरा करके बाहर लाई और उन्हें बिस्तर पर लिटाकर उनके पैरों में मोजे पहनाने लगी। अब आप बिल्कुल खुद उठने की कोशिश मत कीजिएगा, सर्दी बढ़ेगी तो दर्द और ज्यादा होगा। आराम करिए। आर्या ने उनके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। संध्या जी ने गुमसुम खड़े डॉक्टर अमर को देखा और हल्की आवाज में बोली, बहुत परेशान करती हूँ ना मैं तुम्हें, तंग आ गई होगी मुझसे। वो जानबूझकर पूछ रही थी कि डॉक्टर आर्या क्या जवाब देगी। अरे माँ, आर्या तुरंत बोली, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? बहुएं अपनी सास से कब तंग आती हैं? अगर सास आप जैसी प्यार करने वाली हो। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, पर आपसे मुझे वही ममता मिली है, तो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ उठाना मेरे लिए कुछ भी नहीं। वह संध्या जी के हाथ पर हाथ रखती हुई मुस्कुरा दी। डॉक्टर अमर बस पीछे खड़ा रह गया। उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे और वह सिर्फ आर्या को पीछे से देखता रह गया। कमर पर उसकी लहराती हुई चोटी थी। पहली बार डॉक्टर अमर की नजर उसी पर टिक गई थी। वही लड़की जो हमेशा पोनीटेल बनाकर रखती थी, जिसके बाल मुश्किल से कंधों तक आते थे, अब वे लंबे होकर चोटी की तरह उसके पीछे लहरा रहे थे। तभी वह अचानक पलटी और डॉक्टर अमर को देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। आपकी तो फ्लाइट थी ना डॉक्टर अमर, आप अभी तक गए नहीं? आर्या ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर अमर उसके पास चलता हुआ आया। जाने का इरादा कैंसिल कर दिया मैंने। कुछ रिश्ते अधूरे छोड़कर गया था, उन्हें पूरा करना चाहता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। आर्या एक पल को स्थिर रह गई। उसने संध्या जी की ओर देखा। उनके चेहरे की रौनक तो जैसे चमक उठी थी। आर्या कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ बोले बिना ही जल्दी से बाहर चली गई। डॉक्टर अमर संध्या जी के पास आकर घुटनों के बल बैठ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा माँ, बड़ी माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने आपके साथ ये सब किया, आपके हाथ तक खींचे। उसकी आवाज भर्रा गई। संध्या जी ने गहरी सांस ली। वो हमेशा से झूठ और फरेब में माहिर रही हैं। उन्होंने तुम्हारे दिल में आर्या के लिए नफरत भरने की कोशिश की, झूठ कहा कि आर्या ने शादी सिर्फ इस घर के लालच में की थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी खुशी से आर्या के नाम एक हिस्सा किया था ताकि उसे इस घर में इज्जत मिले। उसने कोई सौदा नहीं किया था। डॉक्टर अमर की आंखें फटी की फटी रह गईं। संध्या जी ने आगे कहा, उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उस मुस्कान को वो हमेशा के लिए फिक्स करना चाहती थी। संध्या जी की आवाज कांपने लगी। और तुमने तुमने उस बच्ची से उसकी रौनक ही छीन ली। वो लड़की जो हर वक्त बोलती रहती थी,
अब घंटों चुप रहती है। मैं पूछती हूँ बेटा क्यों चुप हो, तो बस हाँ नहीं ठीक है में जवाब देती है। उसके शब्द जैसे कहीं खो गए हैं। डॉक्टर अमर का दिल जैसे मुट्ठी में कस गया। संध्या जी बोली, जब मैं उससे कहती हूँ मेरे लिए थोड़ा बात कर लिया करो, तो वो बस मेरे दिल का ख्याल रखकर दो चार बातें कर देती है। पर साफ दिखता है कि उसकी दुनिया ही बुझ गई है। उसने तुम्हारे नाम से अपना नाम जोड़ा था, पूरे दिल से उस नई नई मोहब्बत में डूब गई थी। संध्या जी ये कहते कहते रुक गई। कमरे की हवा ही भारी हो गई थी और डॉक्टर अमर के भीतर पछतावे का तूफान मच चुका था। वो फूल बनकर खिलने से पहले ही मुरझा गई और इसके साथ साथ तुम खुद भी। तुमने उसके मुकद्दर में जुदाई लिख दी थी बेटा। अब वो पूरी तरह टूट चुकी है। अब तुम्हें ही उसे संभालना होगा। संध्या जी ने कहा तो उसने सिर झुकाकर उनकी बात मानी। आर्या आदित्य कुमार के साथ हॉस्पिटल से आई थी और उसे जबरदस्ती चाय के लिए अंदर ले आई। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए अंदर आए ही थे कि सामने बैठी बड़ी माँ ने उन्हें हैरानी से देखा। तुम दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हो, कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? बड़ी माँ ने चुपते हुए लहजे में कहा तो आदित्य ने मुट्ठियां भींचकर खुद को रोका। क्या हुआ, चुप क्यों हो? बड़ी माँ ने दोबारा पूछा तो आर्या का चेहरा ठंडा और भावहीन हो गया। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज हुई और डॉक्टर अमर गुस्से में तेजी से नीचे आए। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने सख्त आवाज में कहा। बड़ी माँ बोली, ये तो तुम अपनी पत्नी से पूछो जो अपनी ननद के मंगेतर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। बस एक शब्द भी आगे मत बोलिए, डॉक्टर अमर ने तीखे अंदाज में कहा। बड़ी माँ ने उसके बदले हुए तेवर देखकर आंखें झपकाईं। बेटा ये सच है, दोनों में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, हमेशा साथ रहते हैं। इससे पहले कि वो और बोलती, श्रेया बीच में बोल पड़ी। बड़ी माँ, आप मेरे आदित्य को मेरी भाभी के साथ बदनाम कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आदित्य कभी ऐसी हरकत करेगा? और भाभी, वो तो कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने इस घर को 5 साल दिए हैं, बिना किसी लालच और बिना किसी स्वार्थ के। वो माँ की वैसे ही सेवा करती रही हैं जैसे अपनी जिम्मेदारी समझकर। आप कैसे उन पर ऐसी बात लगा सकती हैं? बड़ी माँ पूरी तरह सटपटा गई। उनकी बाजी पलट चुकी थी। डॉक्टर अमर ने गहरी सांस लेकर कहा, आइंदा अगर आपने मेरी पत्नी का नाम किसी गैर मर्द के साथ जोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपका सम्मान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बड़ी हैं। आपकी बातों में आकर न जाने मैंने कितनों को दुख दिया, यहाँ तक कि आपकी बातों में आकर मैंने अपनी पत्नी से भी दूरी कर ली। उसकी आखिरी बात पर आर्या ने झुका हुआ सिर उठाकर उसे बेयकीनी से देखा। कुछ कहने के लिए उसके होंठ हिले, लेकिन फिर उसने खुद को रोकते हुए होंठ भींच लिए। उसने हल्का सा सिर झटककर वापस अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर अमर की नजरें तब तक उसका पीछा करती रहीं जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। अगले दिन जब वह नाश्ता बना रही थी तो डॉक्टर अमर ने उसके साथ खड़े होकर सिर्फ संध्या जी और अपने लिए नाश्ता बनाने को कहा और बाकी सबको साफ शब्दों में हुक्म दिया कि आज सब अपना अपना नाश्ता खुद बनाएं। आज रविवार था और वह पूरा दिन उसकी ढाल की तरह उसके आसपास मौजूद रहा। आर्या झुलझुला उठी और गुस्से में उसके कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, अंदर पूरा अंधेरा था। वह अभी लाइट ऑन करने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। आर्या के होश उड़ गए। अगले ही पल उसने खुद को दीवार से सटा पाया और उस आदमी ने लाइटर जलाकर उसका चेहरा रोशन किया। लाइट की रोशनी में जब उसने डॉक्टर अमर को देखा तो उसकी अटकी सांस वापस चली। उसने झटके से स्विच ऑन किया और कमरे की हालत देखकर दंग रह गई। पूरा कमरा मोमबत्तियों और फूलों से सजा था। डॉक्टर अमर मुस्कुराए और उसके गाल से अपना गाल हल्के से छुआते हुए बोले, हैप्पी एनिवर्सरी मिसेस डॉक्टर आर्या। व्हाट द हेल, यह सब क्या है? आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमर शांत स्वर में बोले, एनिवर्सरी सरप्राइज है। कौन सी एनिवर्सरी? कैसी एनिवर्सरी? आर्या ने तीखे लहजे में पूछा। अमर ने पूरी मासूमियत से कहा, हमारी शादी की एनिवर्सरी। आर्या का तमतमाया चेहरा और तिरछा हो गया। वाह,
शादी? सच में? कौन सी शादी और कब हुई थी हमारी? आर्या के गाल जल रहे थे और सिर जैसे सुन्न पड़ा था। डॉक्टर अमर ने उसकी नाक को हल्के से दबाते हुए कहा, भूल गई हो क्या कि हमारी शादी हो चुकी है? आर्या ने उसकी उंगली पर झटका देते हुए कहा, आप मुझसे दूर रहिए वरना वरना क्या? डॉक्टर अमर ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, छोड़िए मुझे वरना मैं जोर से चीख दूंगी। आर्या दांत भींचकर बोली, चीख दो। आर्या ने सच में मुंह खोलकर चीखने की कोशिश की ही थी कि डॉक्टर अमर ने जल्दी से उसके मुंह के आगे हाथ रख दिया। अरे पागल हो क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? मेरे कान फट जाएंगे। बच्चा? रियली? बच्चे हो आप? पूरे के पूरे अंकल लगते हो। आर्या गुस्से से बोली, कभी आईने में देख कर तो आए, कनपट्टी के बाल सफेद हो चुके हैं और अगर आईना ना भी देखना हो तो अपनी उम्र गिन लीजिएगा, पता चल जाएगा कि 40 के होने वाले हैं। इस उम्र में तो मेरे पापा के जवान बेटे हो चुके थे। आर्या के तानों ने डॉक्टर अमर के होश ही उड़ा दिए। अरे यार ऐसा मत बोलो, पता है लंदन की लड़कियां मेरे ऊपर फिदा थीं। सफेद बाल तो आजकल फैशन होते हैं। अच्छा सच में? और आपको क्यों इतनी गलतफहमी है कि आपके ये सफेद बाल उम्र की वजह से नहीं फैशन है? आर्या ने तर्क से कहा, यार दिल दुख रहा है, उम्र का ताना मत मारो यार। डॉक्टर अमर ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह बड़ा नाजुक दिल है आपका। आर्या ने तंज किया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें पूरा हक है कि तुम मुझे माफ करो या ना करो। डॉक्टर अमर धीमे से बोला, मगर प्लीज कोई भी फैसला करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हें जिंदगी की ढेरों खुशियां दूंगा। डॉक्टर अमर ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाते हुए कहा, मुझे ना किसी खुशी की जरूरत है और ना आपकी। आर्या ने सख्त आवाज में कहा, सो प्लीज मुझसे और मेरे कमरे से दूर रहिए। अभी इसी वक्त चले जाइए और अपने ये फूल भी उठाकर ले जाइएगा। डॉक्टर अमर ने ठंडी सांस लेकर कहा, सॉरी आर्या, और 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। मैंने कहा था आगे मत बढ़िए और कमरे से अभी निकल जाइए। वह पीछे हटते हुए चीखी, आर्या प्लीज एक बार मेरी बात तो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। आर्या की आवाज गुस्से और कांपते हुए दर्द से भरी थी। बहुत जालिम हो यार। डॉक्टर अमर बेबस हो गया था, मानो उसका प्यार उसकी बेरुखी से चूर हो रहा हो। तभी आर्या आगे बढ़ी, चादर पर रखे सारे फूल उठाए और गुस्से में उन्हें इकट्ठा करके कमरे से बाहर फेंक दिया। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती, इसलिए इज्जत से मुझसे दूर रहिए, यही बताने आई थी। तभी उसे याद आया कि यह उसका नहीं बल्कि उसका कमरा है और हाँ, मेरे लिए किसी के सामने खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आर्या ने साफ साफ कहा। डॉक्टर अमर ने उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखें गुस्से में जल रही थी मगर उसके अपने होंठ दर्द से भीग गए थे। मैं जानता हूँ आर्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था जब मुझे लगा कि तुमने सिर्फ दौलत के लिए मुझसे शादी के लिए हाँ की है। बड़ी माँ ने मुझसे ऐसा कहा और फिर मैंने अपनी माँ को भी देखा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया था। मैं और क्या समझता यार इस बात को, पहले तुमने इनकार किया फिर अचानक इकरार कर लिया। मेरे दिल में बार बार यही बात घूमती रही। इससे पहले कि मैं तुमसे पूछता, मैं बड़ी माँ की बातों में बहक गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस बात को कन्फर्म कर लूँ, बस इतना ही भरोसा था मुझ पर। आर्या का चेहरा सख्त हो गया। अगर मोहब्बत थी तो निभाने का हौसला भी होना चाहिए था डॉक्टर अमर। और हाँ, मान लो कि मैंने दौलत के लिए भी हाँ की होती तो इसमें दिक्कत क्या थी? मुझे तो आपसे मोहब्बत नहीं थी, रिश्ता आपकी तरफ से आया था। मैंने किसी भी शर्त पर इसे कबूल कर लिया होता। यह आपका मसला था ही नहीं, आपको बस दिल से मतलब होना चाहिए था, मेरी नीयत से नहीं। अगर मैं ही दावा करती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर उसी प्यार का सौदा पैसों में करती, तब बोलते आप, तब आप सही लगते। लेकिन आप तो मुझे समझ ही नहीं सके। एक बार, बस एक बार आपने ये बात चेक की होती
तो ना आपको 5 साल भटकना पड़ता और ना मुझे। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं एक नाजुक सी लड़की थी, छोटी छोटी बातों से भी डर जाने वाली, लेकिन आपकी बेवफाई, आपका भरोसा ना कर पाना, इसने मुझे पत्थर बना दिया। यहाँ तक कि मुझे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं जो कभी एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी, सब सहने लगी। मैं जो अपने भाई और बाबा की लाडली थी, आपकी बेवफाई का जख्म दिल में छुपाकर दुनिया के सामने हंसकर बातें करती रही। और अब यह जख्म नासूर बन चुका है। आप चाहकर भी इसे भर नहीं सकते। आर्या की आवाज टूट गई। फिर अचानक गुस्से से वह मुड़कर वहां से चली गई। पीछे डॉक्टर अमर जैसे पत्थर बनकर धप से बेड पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मनाए। आज उनकी शादी को पूरे 5 साल हो गए थे और वो चाहता था कि आज उसे एक सरप्राइज दे। शायद आर्या उसे माफ कर दे, मगर क्या करे, उसका दर्द बहुत गहरा था। किसी का भरोसा टूट जाए तो इंसान अंदर से बिखर जाता है और इतनी जल्दी संभलता नहीं। और अब अमर को सबसे पहले उसका भरोसा वापस जीतना था, लेकिन कैसे, उसे खुद नहीं पता था। अगले दिन जब आर्या हॉस्पिटल से घर लौटी तो अपनी अलमारी खाली देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा सामान गायब था। वो गुस्से में बाहर निकली और घर की नौकरानी से पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर अमर ने पूरा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। यह सुनते ही आर्या का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। समझते क्या है खुद को, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। वह तिल मिलाकर डॉक्टर अमर के कमरे की तरफ बढ़ी। गुस्से से बड़बड़ाती हुई आर्या सीधी डॉक्टर अमर के कमरे की तरफ बढ़ी और जोर से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला ही था कि वो अचानक ठिठक कर रुक गई, क्योंकि सामने डॉक्टर अमर खड़े वार्डरोब में कपड़े ढूंढ रहे थे। डॉक्टर अमर ने पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखा, उसके होठों पर शरारती मुस्कान फैल गई। अरे वाह, क्या बात है, आप मेरे कमरे में कदम रखे नहीं कि कमरा ही रोशन हो गया। कल आपने ही तो कहा था कि ये मेरा कमरा है, यहाँ से चले जाइए। तो मैंने सोचा चलो ये कमरा सच में तुम्हारा ही बना देता हूँ। वह उसकी तरफ थोड़ा और करीब आता हुआ बोला, देखिए, मुझसे दूर रहकर बात कीजिए और प्लीज पहले शर्ट पहन लीजिए। आर्या खुद को संभालते हुए 2 कदम पीछे हटी। डॉक्टर अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आर्या, पहले तुम ध्यान से देख लो ये 6 पैक और ये बॉडी जिन पर हजारों लड़कियां फिदा हैं। चाहो तो इंस्टा पर देख लेना मेरी शर्टलेस फोटोज पर क्या क्या कमेंट्स आते हैं। और जहाँ तक उम्र लगने की बात है तो ये बॉडी किसी भी कोने से मुझे बूढ़ा नहीं दिखाती। वह और करीब आते हुए हंसा और अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्या उसकी इस हरकत से एकदम घबरा गई। डॉक्टर अमर, छोड़िए मुझे। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगा। अमर ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी जिस पर कभी आर्या जान छिड़कती थी और अब वही चमक उसे परेशान कर रही थी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर अमर ने हंसते हुए आर्या की छोटी सी नाक दबाई। आर्या के चेहरे पर चिढ़ और झुलझुलाहट साफ दिखने लगी। तभी अमर ने और ज्यादा तंग ना करते हुए उसे छोड़ दिया। अब बताओ क्या बात करनी थी। अमर शर्ट पहनते हुए सहजता से बोला, क्यों करते हैं आप ऐसा, और क्यों मेरी तरफ से बोलते रहते हैं, आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। आर्या ने खुद को संभालते हुए एक ही सांस में ढेरों सवाल दाग दिए। उफ माय लव, इतना गुस्सा पहले ही साफ रंग नहीं हो और सांवली पड़ जाओगी। अमर ने मजाक में कहा, जैसे जानबूझकर उसे छेड़ना चाहता हो। आपको लगता है मैं काले रंग की हूँ? आर्या सदमे और गुस्से के मिश्रण में बोली, हाँ जरा मेरे पास खड़ी होकर देखो मैं कितना साफ हूँ और तुम मेरे सामने थोड़ी डार्क लग रही हो। अमर ने उसके कंधे पकड़कर उसे आईने की तरफ मोड़ते हुए कहा। आर्या ने अनमने मन से आईने में देखा। अमर उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में वही परिचित शरारती चमक वापस आ गई थी। यू नो व्हाट, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुम्हारे कमरे में आई। जस्ट गो टू हेल। आर्या तमतमाकर बोली और गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। पीछे से अमर की हंसी उसके कानों तक आती रही, जिससे वो और छिड़ गई। अपने कमरे में पहुंचकर वह सीधा आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका बंधा हुआ जूड़ा, सब कुछ वैसे ही खूबसूरत जैसा हमेशा था। काला रंग, कहाँ से रंग काला है मेरा? उसने खुद को ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाया। बस इतने दिनों से फेशियल नहीं करवाया, करवा लूंगी तो ऐसी चमकूंगी
कि आंखें जगमगा जाएंगी। खुद तो आधे बूढ़े दिखते हैं और मुझे ताने मारते हैं। आर्या ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे अमर को ही चबा डालना हो। अचानक उसे कुछ याद आया और वह झटके से घूमी। उसने मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम खोला और सर्च बार में टाइप किया डॉक्टर अमर। पहले ही सर्च में उसका प्रोफाइल आ गया, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर। आर्या ने मुंह बनाकर स्क्रीन को देखा। देखते हैं किस बात पर इतनी अकड़ है इनकी। उसने प्रोफाइल खोल कर देखा तो हर एक तस्वीर सेल्फलेस थी। जितनी तस्वीरें आर्या देखती गई उसका चेहरा गुस्से से और लाल होता गया। उफ, कितने बेशरम हैं ये, डॉक्टर हैं या कोई मॉडर्न मॉडल। खैर मुझे क्या, उसने झुलझुलाकर खुद से कहा और मोबाइल बंद करके बेड पर उछाल दिया। वो लेट तो गई लेकिन नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। आंखें बंद करती तो वही दृश्य दिमाग में घूम जाता। इतनी सारी सेल्फलेस फोटो, हद है, सच में हद है। वह बड़बड़ाई, तभी उसका मोबाइल बज उठा। अच्छा सुनो, मुझे श्रेया को लेकर बाहर जाना है, उसका बर्थडे है, तुम प्लीज संध्या जी से इजाजत ले लेना। दूसरी तरफ से आदित्य ने कहा। आर्या, जो पहले से भाप बन रही थी, झटके से उठ बैठी। मैं नहीं कर रही, आप खुद ही पूछ लीजिए, वह तमतमा कर बोली। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? आदित्य ने हैरानी से पूछा। मैं सांवली लगती हूँ क्या? ऐसे कैसे बोल सकता है कोई? पता है, मेरी एक पगली कजिन भी यही बोलती थी, कहती थी कि तुम अपने खानदान की लगती ही नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हें बाहर से किसी ने उठा लिया है। आर्या दांत भींचकर बोली। अरे आपको किसने सांवली कह दिया? और जिसने भी बोला है ना, उसका खुद का टेस्ट ही खराब है। उसे पता ही नहीं है कि गेहुआ रंग कितना खूबसूरत होता है। मिस वर्ल्ड देखी है कभी? कोई दूध जैसी गोरी थोड़े ही होती है। आप तो उसी तरह की सुंदर हैं जिसे आपको देखकर फर्क नहीं पड़ता, उसकी सोच पर दया आती है। आदित्य ने उसका मन रखने की कोशिश की। ये तो बस मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं आप, वरना सच्चाई तो ये है उसके सामने सच में सांवली ही लग रही थी। आर्या ने नाराज होकर मुंह फेर लिया। उधर आदित्य हंस पड़ा। अच्छा बाबा, अब छोड़ो ये सब, बताओ संध्या जी से पूछकर श्रेया को मेरे साथ भेज दोगी? उसका बर्थडे है, तुम्हें पता है ना, माँ नहीं मानेगी। अच्छा, मैं फिर भी एक काम करती हूँ, पूछ लेती हूँ, फिर बताती हूँ। इतना कहकर वह गहरी सांस लेकर संध्या जी के कमरे की तरफ बढ़ी। संध्या जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि श्रेया जा सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह खुद डॉक्टर अमर के साथ जाकर उसे छोड़ेगी। यह भला क्या बात हुई? आदित्य तो उसे सरप्राइज देना चाहता है। वह खींचते हुए बोली, हाँ तो कोई बात नहीं, वो सरप्राइज दे, मगर तुम्हारे सामने दे। तुम्हें पता है ना, मैं जरा पुराने ख्यालों की हूँ, मुझे यह सब अकेले अकेले जाना पसंद नहीं। संध्या जी ने जिद के साथ कहा। आखिरकार उसने भी साथ देने की हामी भर ली। जिस जगह आदित्य ने श्रेया के लिए सरप्राइज प्लान किया था, वहां उसे छोड़ने के बाद डॉक्टर अमर और वह दोनों गाड़ी में ही लंबी ड्राइव पर निकल पड़े। डॉक्टर अमर गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में मोबाइल में उलझी आर्या को देख लेते और हंस पड़ते। यार, इतने हैंडसम पति के पास बैठकर भी तुम मोबाइल में घुसी हुई हो। डॉक्टर अमर ने चिढ़कर कहा। एक्सक्यूज मी, कौन पति? पति होने का हक कब अदा किया आपने? आर्या ने तड़प कर जवाब दिया। ओहो, तो डॉक्टर आर्या को अपने पति से हक चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप हुक्म कीजिए, फिर देखिएगा यह नाजीज पति आपको क्या क्या हक देता है। डॉक्टर अमर ने गाड़ी रोककर उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए शरारती अंदाज में कहा। उफ, हर बात में ऐसी हरकत जरूरी है क्या? आर्या ने झुलझुलाकर कहा। अरे इसे कोई बुरी बात नहीं कहते, यह तो छोटी छोटी शरारतें हैं, और शरारतें भी वो जो मोहब्बत में की जाएं। डॉक्टर अमर ने हंसते हुए कहा। एंजॉय कीजिए इन्हें। डॉक्टर अमर ने आंख दबाकर कहा। प्लीज मुझे माफ करिए और घर की तरफ चलिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। आर्या ने अपनी धड़कन काबू में रखते हुए कहा। कुछ खाकर चलते हैं? नहीं यार, फिर अचानक बोला, चलो मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पर कॉफी पिलाता हूँ। मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आर्या ने नापसंदगी से कहा। सच में तुमको कॉफी पसंद नहीं, और ये बात तुम आज बता रही हो? डॉक्टर अमर ने चिढ़कर कहा। आज बता रही हूँ का क्या मतलब? आप मेरे पास थे ही कब कि मैं अपनी पसंद नापसंद बताती? आर्या तड़प कर बोली। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अमर का चेहरा उतर गया। आई एम सॉरी यार,
डॉक्टर अमर ने होंठ काटते हुए कहा, मुझे आपकी सॉरी की कोई जरूरत नहीं। भाड़ में जाए आपकी सॉरी। प्लीज गाड़ी घर की तरफ मोड़िए, मुझे आराम करना है, सुबह से बहुत थक गई हूँ। आर्या ने आंसू दबाते हुए भारी आवाज में कहा। आर्या यार, आई एम सॉरी, तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहती हो तो कर लो, पर खुद को तकलीफ मत दो, तुम्हारा दर्द सहा नहीं जाता मुझसे। डॉक्टर अमर ने उसका हाथ पकड़कर नरमी से कहा। आर्या को उसका स्पर्श चुभ गया। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर की खुली हवा में वह तेज तेज सांसें लेने लगी, जैसे खुद को सहेजने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर अमर भी अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर आया और जल्दी से आर्या की तरफ बढ़ा। आर्या, उसने पुकारा। आर्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा तो डॉक्टर अमर का दिल जैसे चीर गया। उन आंखों में सब कुछ था, गुस्सा, शिकायतें, ढेरों दर्द। डॉक्टर अमर बेचैनी में उसके पास आया और हल्के से उसके आंसुओं पर अपने हाथ रख दिए। आर्या उसकी इस हरकत से जैसे पत्थर बन गई। आई एम सॉरी, बार बार सॉरी, जब तक सांसें चलेंगी तब तक सॉरी, दिल की हर धड़कन के साथ सॉरी। डॉक्टर अमर ने उसकी हथेली उठाकर अपने सीने पर रख दी। सॉरी, सच में सिर्फ सॉरी। आर्या ने उसका कॉलर मुट्ठी में जकड़ते हुए रोकर कहा, क्या सिर्फ तुम्हारे सॉरी बोल देने से मेरे 5 साल से सीने में धसे जख्म भर जाएंगे? मैं तुम्हारे हर जख्म पर प्यार का मरहम लगाऊंगा। डॉक्टर अमर ने तड़प कर कहा। आई हेट यू। आर्या उसके सीने पर हाथ मारते हुए चिल्लाई। आई लव यू। डॉक्टर अमर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बेकरारी से कहा। आई हेट यू। आर्या फिर रो पड़ी और जमीन पर बैठ गई। डॉक्टर अमर उसकी हर आई हेट यू के जवाब में आई लव यू कहता रहा और फिर वो भी उसके साथ जमीन पर बैठ गया। लो यार, मैं कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ तुमसे, उसने सचमुच अपने कान पकड़कर शरारती अंदाज में कहा। आर्या और जोर से रो पड़ी। डॉक्टर अमर ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। कुछ देर बाद जब उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ तो वह उठकर खड़ी हो गई। मुझे घर जाना है, उसने गंभीर आवाज में कहा। डॉक्टर अमर ने बिना किसी बहस के सिर हिलाया, गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी जब कुमार विला के सामने रुकी तो आर्या जल्दी से बाहर निकली। तभी उसका पैर मुड़ गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। डॉक्टर अमर घबराकर तुरंत बाहर आए और तेजी से उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ? पैर मुड़ गया है? वह दर्द से मुश्किल से बोली। उफ आर्या, किस चीज की जल्दी थी तुम्हें? आराम से उतर नहीं सकती थी? डॉक्टर अमर झुलझुलाकर बोले। मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आर्या ने चिढ़कर कहा। तो फिर किसकी फिक्र करूं? तुम ही बता दो, डॉक्टर अमर ने तड़पते हुए कहा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे नीचे। आर्या ने विरोध किया। हद है आर्या, कितनी चीखती हो? डॉक्टर अमर ने कहा और उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे अपने कमरे में जाना है, वह उठने की कोशिश करते हुए बोली। ये कमरा भी तुम्हारा है और ये आदमी भी। डॉक्टर अमर ने उसे दोबारा लिटाते हुए कहा, फिर उसका पैर अपनी गोद में रखकर ध्यान से देखने लगे। मेरा एक दोस्त है, आर्थोपेडिक सर्जन, उसे ही दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा पैर तो सूज चुका है। डॉक्टर अमर ने गंभीर लहजे में कहा। अभी तुम्हें एक पेन किलर देता हूँ, फिलहाल वही लो। डॉक्टर से शायद सुबह ही बात हो पाएगी, अभी तो वो भी सोया होगा। यह कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वह ट्रे में गर्म दूध और दवाई लेकर वापस आए। चलो जल्दी से दवाई मुंह में रखो और ऊपर से दूध पी लो। मैं दूध नहीं पी सकती, आर्या ने चिढ़कर कहा। चुपचाप दूध पी लो वरना जबरदस्ती पिला सकता हूँ, डॉक्टर अमर ने सख्त अंदाज में कहा। डॉक्टर अमर ने सलमान खान की फिल्म का सीन अपने अंदाज में दोहराया तो आर्या ने हंसते हुए अपना मुंह फेर लिया। अच्छा सॉरी यार, प्लीज पी लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, डॉक्टर अमर ने मासूम सी शकल बनाकर कहा तो आर्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लड़की हंसी तो फंसी। अमर उसके पास थोड़ा झुककर बोला। कहीं नहीं फंसी वसी, वो मुंह बनाकर बोली। अमर हंसकर बोला, फंस जाएगी, थोड़ी देर का इंतजार करो, अपनी मोहब्बत का जाल तुम्हारे आसपास ऐसा बुनूंगा कि तुम उसमें से निकल ही नहीं पाओगी। अमर उसके और करीब आ गया। आर्या उसके इतने पास आने पर घबराकर आंखें बंद कर चुकी थी और उसकी लंबी पलकों की हलचल देखकर अमर बिल्कुल मदहोश सा हो गया। अरे बच्चे की जान लोगी क्या?
वह बेकरारी से बोला और फिर धीरे से उसके हाथों को थाम लिया। आर्या घबराकर उसके गले से लग गई। उसके टूटे हुए दिल पर अमर अपनी मोहब्बत का मरहम रखता जा रहा था और वह उसे बार बार माफ करती हुई उसके प्यार में खोती जा रही थी। आने वाले दिनों में अमर ने उस पर अपनी मोहब्बत की हर हद पार कर दी थी। घर में आदित्य और श्रेया की शादी की बातें चल रही थी क्योंकि आदित्य को लंदन के एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई थी और वह जाने से पहले शादी करके श्रेया को भी साथ ले जाने वाला था। जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी और ऐसे ही आगे बढ़ने वाली थी। गलतफहमियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलती सुधार ले। जो अपनी गलती जानते हुए भी उसी पर अड़ा रहता है वह अंत में सब खो देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा प्रदान करना है। इस कहानी का किसी घटना या व्यक्ति से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।